Question number 33. A beam of light consisting of red, green, and blue, 7,000, roughly 5,000, roughly 4,000 angstrom. Okay, is incident on a right angled prism ABC. The refractive indices of the material of prism for red, green, and blue are 1.39, 1.44, 1.47 respectively. The color transmitted through the face AC of the prism will be. तो कौन सा कलर ट्रांसमिट हो पाएगा ये आपको पता होना चाहिए. when they're asking you, तो you need to first know. नहीं पता होगा तो पता कर लेते हैं. मेरे पास ये प्रिज्म है, राइट एंगल्ड प्रिज्म है. राइट एंगल प्रिज्म में ये एंगल 45 दिया हुआ है और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है. कोई भी हो सकता है क्योंकि इट्स कमिंग नॉर्मल ना, तो नॉर्मल के रिफ्रैक्शन होगा नहीं. करेक्ट. रेड, ग्रीन और ब्लू सबके साथ ऐसा जाएंगे बिकॉज स्ट्रेट नॉर्मल इंसिडेंस मींस नो रिफ्रैक्शन. फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इट विल गो समथिंग लाइक दिस. करेक्ट ना? नहीं वही बता रहा हूँ, पहले तो ये समझ लो. तो ठीक है, अभी बाहर का बोल रहे हो तो पहले बाहर देख लेते हैं. तो फिर पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. अब कौन सा कलर बाहर जाएगा वो देखेंगे, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट जाता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल प्रोवाइडेड कि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होगा. तो इसलिए मैं पहले अंदर के अंदर बता रहा था. एनीवेज, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 बनेगा. कैसे बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा? तो ये एंगल 45 है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री. अगर ज्योमेट्री नहीं समझेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझेगा. आपको पता है ये 45 है मतलब ये 45 होगा, बराबर. ये 45 होगा और ये टोटल 90 है, तो मतलब ये एंगल 45 होगा, है ना. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45 हो गया. गुड. तो फ्रॉम ज्योमेट्री यू नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45. करेक्ट. अब रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हमको दे के रखे हुए हैं, हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, बराबर. अगर जो भी लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट होगी उसका क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. वेरी गुड. तो हाउ विल यू फाइंड आउट कि नहीं, बट मेरा ये पूछना है आपको कि हाउ विल यू फाइंड आउट कि स्नेल्स लॉ. डू यू रिमेंबर हमने म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC ऐसा कुछ हुआ था, राइट? तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल हो गया ना. दिस इज क्रिटिकल. दिस इज क्रिटिकल एंगल. कैसे? हाउ इज इट क्रिटिकल एंगल? हाउ इज दिस क्रिटिकल एंगल? ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल ऐसा बनता है. आई एम आस्किंग यू हाउ इट इज क्रिटिकल एंगल. न्यू तो √2 आएगा
क्योंकि आप यहाँ पे जब 45 डालोगे तो फिर ये 1/√2, तो √2, तो म्यू की वैल्यू 1.414 बराबर। अभी जिसकी वैल्यू, जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.414 से बड़ी आएगी, they will suffer total internal reflection, only red color will go out. But I am asking you कि ये साइन IC कैसे आया, मैं वो पूछ रहा हूँ आपको, कैसे आया ये? ओके, तो let me give you a different perspective. A, B, C. Okay, for the time being, forget about this ray. Forget about this. फिलहाल ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 में एयर मान रहा हूं तो μ1 = 1 या फिर इसको μ2 बोल दो, आपके ऊपर। ये μ2 है, करेक्ट? ओके, तो हमको क्या पता है? हमको पता है कि क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा? क्रिटिकल एंगल पे ये एंगल कितना बनेगा? 90 बराबर। ट्रांसमिट होने के लिए रे ऑफ लाइट बाहर जाना चाहिए प्रिज्म से, मतलब रे ऑफ लाइट शुड गो समथिंग लाइक दिस, ट्रांसमिट होने के लिए बोल रहा हूं। और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के लिए, करेक्ट? इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये डिसाइडिंग सिचुएशन है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले बोल देंगे कि चलो मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टेड बीम जो है वो ग्रेजिंग इमर्जेंस है, उसका टच होके बाहर जा रहा है। तो ऐसा टच होके बाहर जब जाता है तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम इज क्रिटिकल एंगल। यहां तक क्लियर? पक्का? 100% क्लियर, राइट? तो ग्लास के लिए अगर क्वेश्चन ही वैसा पूछा है कौन सा बाहर जाएगा, तो मुझे ये लेना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा ठीक है कौन सा बाहर जाएगा, तो पहले ये सिचुएशन लेते हैं, मतलब पहले ग्लास के लिए हम लोग क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेते हैं, है ना? तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए अभी मैं AC फेस पे अप्लाई करूंगा स्नेल्स लॉ। फिर मैं बोलूंगा μ2 साइन ऑफ 45 इक्वल टू μ1 साइन ऑफ 90। ये स्नेल्स लॉ है। refractive index of this medium into sine of angle inside equal to refractive index of outside and angle of refraction. Good. सिर्फ आप कंफ्यूज हो रहे हो जो टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर मैं यूज कर रहा हूं उसमें। तो ये 1 है, ये 1 है, ऐसा मान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 है, ये 2 है। मैंने अभी भी बोला μ1 is μ, sin 45 is 1/√2, μ2 is 1, sin 90 is 1। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? मतलब कितना आ गया? 1.414, करेक्ट? बट what we know is, sine of IC is inversely proportional to mu, है? गुड। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.414 मिला, मतलब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जिसकी वैल्यू कम होगी वो ही ट्रांसमिट होगा, और जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। सो इफ म्यू फॉर अ गिवन कलर, है ना, म्यू डैश बोलता हूं, इज लेस देन म्यू, देन द रे विल बी ट्रांसमिटेड, अदरवाइज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। क्लियर? कौन से कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.41 से कम है? रेड के लिए। तो ट्रांसमिशन किसका होगा? रेड ओनली, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड करेगा ना।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल पे. क्लियर? राइट, गुड. In the formation of rainbow from the sun on water droplet undergoes dispersion only total internal reflection, dispersion and total internal reflection, none of this. See, dispersion नहीं होगा, 7 कलर दिखेंगे नहीं, राइट. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए इस केस में. क्यों? क्योंकि अदरवाइज देखो ऐसा है, ये रेन का ड्रॉपलेट है, ये सनलाइट है. मान लो सनलाइट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर इस तरफ कलर क्यों दिखने लगे हमको? ओके, आई नीड टू टेल यू टू इमेजिन थिंग्स. ये अर्थ है. बाय द वे, रेनबो कब दिखता है? नहीं, बारिश होती है ठीक है, लेकिन व्हेन इट इज नियरिंग सनसेट. ये तो पता है ना? गुड, है ना, ये पता होना चाहिए. तो व्हेन इट इज नियरिंग सनसेट, तो मतलब रेन ड्रॉप्स यहां पे है, सन यहां पे है. थोड़ा सा इमेजिन करो. अब मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये व्हाइट लाइट ऐसा आया, डिस्पर्शन तो होगा ही, डिस्पर्शन तो होगा ही होगा. यहां पे आने के बाद डिस्पर्शन होगा रेड और वॉयलेट और बीच में बाकी के कलर्स. अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो सीधा यहां जाता ना, है ना. फिर आपको दिखता है मतलब क्या? मतलब ये रिफ्लेक्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. रेन ड्रॉप के अंदर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. इसलिए इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, ये ओल्ड सिलेबस में था, अभी नहीं है, हटा दिया है. अभी ओल्ड टेक्स्ट बुक में था. अगर इफ यू आर स्टैंडिंग हियर ऑन अर्थ तो यू विल बी एबल टू सी. नहीं तो डायरेक्टली पास हो जाएगा तो कैसे दिखेगा? नहीं दिख सकता ना. हाँ, तो वो रेन ड्रॉप से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, डिस्पर्शन भी होगा, तब जाके आपको रेनबो दिखेगा. यू नो इट इज नियरिंग सनसेट या फिर व्हेन इट इज सनराइज, तभी रेनबो दिखता है. ब्राइट आफ्टरनून 12 साढ़े 12 वेरी रेयर चांसेस. यस, सन अबव हो गया, अगर सन यहाँ पे हो गया तो फिर कैसे दिखेगा? फिर नॉर्मली जा रहा है ना रेन ड्रॉप से, तो नो रिफ्रैक्शन. नो रिफ्रैक्शन मीन नो डिस्पर्शन. तो कैसे रेनबो दिखेगा फिर? गुड, तो यू शुड नो दिस. दिस इज प्राइमरी. और सेकेंडरी में डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ट्वाइस इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो सेकेंडरी भी दिखता है फिर. तो डिपेंड्स. A thin prism of angle 15 degree made up of glass of refractive index 1.5 is combined with another prism of glass of refractive index 1.75. The combination of the prism produces dispersion without deviation. The angle of second prism should be. अब मैंने आपको डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का फॉर्मूला बताया था, एंड आई एम वेरी श्योर एक को भी याद नहीं होगा, क्योंकि घर पे जाके कभी रिवाइज किया नहीं. मतलब क्लास के बाद आप सब घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हो, तो क्लास के बाद रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसा होगा. ये आ गया आपका डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का फॉर्मूला, दिस वन. तो let us just put it here. ओके, तो ये आ गया आपका डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का फॉर्मूला. हमको क्या बोला है? हमको बोला है आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, मतलब 15 डिग्री दिया हुआ है, मान लो ए दिया है.
फिर बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू वाई दिया हुआ है, दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाई डैश दिया हुआ है, और पूछा क्या है ए डैश। तो करो इसको सॉल्व। माइनस की साइन क्यों आई? तो वो लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, जब हमने ये फॉर्मूला बनाए थे। तो इन दैट केस यू नीड टू सी वाई नेगेटिव। तो ये डायग्राम इज अ हिंट ऑफ वाई नेगेटिव। तो थोड़ा घर पे जाके देखो, मिल जाएगा आंसर, डेफिनेटली मिल जाएगा, अपने मॉड्यूल्स में भी है। तो you just have to find this. A dash is equal to mu y minus 1, 1.5 minus 1, 1.75 minus 1 and into A is 15 degrees. तो फिलहाल मैं नेगेटिव साइन छोड़ रहा हूँ बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट एंगल। बेसिकली ओरिएंटेशन उल्टा है इसलिए नेगेटिव आता है, बता दिया मैंने। एक प्रिज्म का एंगल ऐसा था, दूसरा प्रिज्म एग्जैक्टली उल्टा था, इसलिए नेगेटिव आता है वो, तो डजंट मैटर। तो 0.5 अपॉन 0.25, ये तो ओरल क्वेश्चन है एक्चुअली 15। तो ये 1.75 माइनस 1 तो 0.75 है। दिस इज 2 जा, दिस इज 3 जा, 2/3 ऑफ 15, 1 जा 5 जा, कितना 10 डिग्री हो गया खत्म। तो यू जस्ट नीड टू नो फॉर्मूला। तो ये है फॉर्मूला किसका? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन ऐसा एक्चुअली बोलना ही गलत है, क्योंकि डिस्पर्शन होने का मतलब है साथ के साथ कलर अलग अलग डायरेक्शन में बाहर जाएंगे, तब जाके डिस्पर्शन होगा। तो विदाउट डेविएशन मतलब जो ओरिजिनल बीम ऑफ लाइट था, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपके पास दो प्रिज्म है ऐसे, तो ये ओरिजिनल बीम, ये डायरेक्शन ओरिजिनल, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे रेड कलर एंड देन यू हैव ब्लू कलर, तो वापस ब्लू कलर ऐसा जाएगा, रेड कलर विल गो समथिंग लाइक दिस आउट। तो किसका डेविएशन नहीं, क्योंकि डिस्पर्शन तो हो रहा है, मतलब साफ साफ दिख रहे हैं ना। फिर किसका डेविएशन नहीं? येलो कलर का डेविएशन नहीं, मतलब येलो कलर जब बाहर जाएगा तो इट विल गो पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, राइट। क्योंकि फिर जब बोलोगे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, अरे डिस्पर्शन हो रहा है मतलब सातों कलर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो किसका नहीं डेविएशन? मीन कलर का। मीन कौन सा लिया था हमने? येलो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, करेक्ट, गुड। A thin prism having refracting angle 10 is made of refractive index 1.42. The prism is combined with another prism of refractive index 1.7. The combination produces dispersion without deviation. वापस से सेम टाइप का सेम फॉर्मूला है, एग्जैक्टली सेम। a dash अपॉन a इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू, मतलब ठीक है, म्यू वाई डैश माइनस 1। तो वापस से वही a डैश इक्वल टू म्यू वाई कितना 1.42 माइनस 1, म्यू वाई डैश कितना 1.7 माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी 10 डिग्री। तो 1.42 में से 1 गया तो 0.42, नीचे 0.7, राइट, ओके। 1 जा 6 जा 6 जा कि 0.6 जा 0.6 जा, तो 0.6 इंटू 10 इज 6 डिग्रीज, खत्म। 2017 में आया था क्वेश्चन, नीट एग्जाम, इजी है। तो वी हैव डन सफिशिएंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम नीट नाउ। तो जितने बचे हुए हैं नीट के क्वेश्चंस मॉड्यूल्स है, असाइनमेंट रहेंगे 36 हमने की रफली। So now it is time to go with JE questions, JEE। तो 6th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पहले 5 नहीं लिए बिकॉज दे आर नो मोर इन योर सिलेबस। वो पुराने जो पैटर्न थे AIEEE से पहले वाला, उसका क्वेश्चन था, वो अभी नहीं है सिलेबस में, तो मैंने नहीं ले रहा हूँ।
So we'll start with this question. A car is fitted with convex side view mirror. जो कार के साइड मिरर होते हैं ना, convex side view mirror of focal length 20 centimeter. A second car 2.8 meter behind the first is overtaking the first car at a relative speed. Relative मतलब speed of that car minus the speed of the first car. Relative, not with respect to ground. ओके क्योंकि अगर मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूँ, मुझे कोई ओवरटेक करना चाहता है तो उसको 115 पे जाना पड़ेगा. तो रिलेटिव मतलब उसके हिसाब से या मेरे हिसाब से उसका स्पीड 15 होगा. तो रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकेंड कार, क्योंकि कार इज मूविंग टुवर्ड्स यू मतलब इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स यू, एज इन द मिरर ऑफ फर्स्ट वन इज, ऐसा है. What do we need to know is what is speed of image if speed of object is given to us. That is magnification square मतलब v by u. Here v is image distance, v by u square. This is velocity. तो ये velocity है. तो velocity of image is m square times of velocity of object. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब हमें दिया क्या क्या था? हमें दिया है, अच्छे से पढ़ोगे तो फोकल लेंथ 20 मीटर. फिर अगर आप देखोगे तो 2.8 मीटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब 280 सेंटीमीटर है ना. और ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है बाय द वे. और 2.8 मीटर इज 280 सेंटीमीटर. राइट, करेक्ट. यू है, v नहीं है, तो पहले v फाइंड करेंगे बराबर. क्योंकि vi स्पीड ऑफ इमेज निकालना है अगर, तो vo पता होना चाहिए जो पता है हमको. उन्होंने दिया हुआ है, बोला है vo इज 15 मीटर पर सेकेंड. u पता है 280, करेक्ट. तो हमको क्या चाहिए? v. फिर हम यूज करेंगे मिरर इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस. अब यूज करेंगे साइन कन्वेंशन. क्या फाइंड करना है? v. v के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते. u f क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल पॉइंट राइट हैंड साइड में जाता है. याद होगा आपको कॉन्वेक्स मिरर, तो पॉजिटिव. तो 1/f 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/280. तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 280. आप चाहो तो 1/20 कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. 280 प्लस 20 is 300. 20 into 280, 1 जा 15 जा 3 जा 5. बापरे 556 सही तो बोल रहे थे. तो 56/3. गुड, ये मिल गया आपको v. अब ये v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे. Therefore vi equal to 56/3 और u is 280 अगेन. इसका मतलब ये था कि आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई यहीं तक करना है. क्यों? क्योंकि समय यस कैंसिल होगा. 280/15. तो velocity of image is velocity is the image distance upon object का square velocity of object. ये है आपका 280/15 और नीचे है 280. कैंसल कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर. और vo कितना है? 15. तो 15/15 स्क्वायर कितना होता है? 1/15 है ना. ऑप्शन नंबर
1/15 मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव क्यों आएगा, ये आपको यहां से समझना है कि इस फॉर्मूला में एक नेगेटिव आता है बाहर, ये फॉर्मूला में ही नेगेटिव आता है। ओके, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस, क्योंकि फॉर्मूला में ही नेगेटिव आता है। ओके, और क्यों आता है फिर आप सोच सकते हो क्यों आता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा था, पीछे से आ रहा था, तो नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव आएगा वो, तो -1/15 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट यू वांटेड टू नो इज ओनली दिस, बाकी सब आपको पता था। ओके, सो आई गिव यू टाइम टू राइट डाउन। We'll do one last question for today. A ray of light traveling in the direction 1/2 I cap plus 3j cap is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along half I cap minus √3j cap. The angle of incidence is vectors, और इसको combine कर दिया दो topics को. You should know when I is positive, when j is positive, light is traveling in first quadrant, मतलब light is coming something like this here. So this is the direction of light travel. Okay, so light travel का direction है ये, और क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऐसा बता रहा हूँ जस्ट टू शो इंसिडेंट डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब। तो लाइट ऐसा आया, फिर रिफ्लेक्ट होके आई कैप -3j कैप, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा, थर्ड, फोर्थ, थर्ड। एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है, तो इट विल गो लाइक दिस। So after reflection, this will go like this. So this is how it will go after reflection. आपको पूछा है what is the angle of incidence. Okay, सबसे पहले आपको बताना चाहिए this is the angle of deviation. The total angle between original direction and the reflected direction is angle of deviation. This delta tells you कि कितने से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो एंगल है ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, गलत बोल रहे हो सब, यस यस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, why, wait a minute, you are getting confused, it's because, अब समझेगा, okay, right, because you are just looking at it from some different angle. अभी बराबर है, गुड। तो आपको समझेगा कि ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, locked, okay, doesn't matter. So this is angle of reflection and this is angle of incidence here. ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है दिस इज डेल्टा
तो ये जो डेल्टा है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर यहां तक? अभी I और R दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया है। हाउ डू यू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस मतलब if I have A bar and B bar, how do I find out angle between A bar and B bar? Cos theta, yes, dot product. तो cos of theta is equal to A bar dot B bar. ये डेल्टा किस में एंगल है? I वेक्टर में और R वेक्टर में। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो cos डेल्टा में लिख सकता हूं क्या? I बार डॉट R बार अपॉन मॉड ऑफ I इंटू मॉड ऑफ R। ऐसा ही करते थे ना? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते थे हम लोग? हम क्या बोलते थे? ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये था आपका ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। यहाँ पे ए बार की जगह पे आई है और बी बार की जगह पे आर है, तो हो गया सॉल्व। रुक, इससे हमको मिलेगा एंगल बिटवीन आई एंड आर। कलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज आई बार? हाफ आई कैप बाई 2 and root 3 by 2 j cap. What is r bar? R bar I cap by 2 minus root 3 by 2 j cap. फिर आपको याद है इसको आप लिखते थे आई एक्स आर एक्स प्लस आई वाई आर वाई। याद है क्या? ए बार डॉट बी बार कैसे लिखते थे? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हाँ, और ये तो आपको पता ही होगा। ए बार कैसे लिखते थे हम लोग? ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वो आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर और इसका भी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। करेक्ट? तो अब ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आई विल जस्ट शिफ्ट इट हियर। व्हाट इज आई एक्स 1 by 2? व्हाट इज आई वाई रूट 3 by 2? मतलब 1 by 2 रूट 3 by 2 प्लस आई वाई इज, मतलब आर वाई आर एक्स आर वाई आई वाई। ठीक है, better I write it like this. This is I x. I x is half. R x is half. Plus I y is root 3 by 2. और R y is minus root 3 by 2. तो मैं बीच का प्लस हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस अपॉन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ I एंड R? सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा? अरे बताओ। 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, रूट 3 by 2 का स्क्वायर 3 by 4, 1 by 4 1, 1 by 4 प्लस 3 by 4 इज 1। तो ये 1 1 आएगा नीचे, 1 और 1। ये कितना आया फिर? 1 by 4 माइनस 3 by 4 बराबर cos डेल्टा। मतलब कितना है ये? मतलब माइनस हाफ। माइनस हाफ वैल्यू कब आती है? 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज है ना? अगर नहीं आए सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं आए तो फिर आपको वो मुझे ट्रिग्नोमेट्री बताना पड़ेगा, तो बता दूंगा मैं वो भी। बट डेल्टा इज 120 डिग्रीज। करेक्ट? हमको क्या चाहिए था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों निकाला होगा अभी सोचो। एक ये पूरा एंगल कितना?
180, वेरी गुड। उसमें और हमको पता है कि जब रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो तो I equal to R. So from figure you can say I plus R plus delta equal to 180 है ना। और ये I और R इक्वल है तो 2I प्लस डेल्टा मतलब 2I इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा बराबर। तो I इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा बाई 2 है ना। 180 माइनस 120 60 60 बाई 2 30। तो इसलिए ये सारा मशक्कत किया हमने। ये हाँ, डेल्टा क्यों निकाला। हमारे पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज जो थे वो वेक्टर फॉर्म में थे। उस वेक्टर फॉर्म से हमने निकाल ली वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। फिर डायग्राम से हमने बोला कि I प्लस आर प्लस डेल्टा इज 120 180। तो वहां से हमको मिल गया दिस पर्टिकुलर स्टेप I plus R plus delta 180 मतलब I plus I because I and R are equal 180 minus delta मतलब 2I is equal to 180 minus 120 मतलब 2I equal to 60 मतलब I equal to 30 degrees। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्शन से भी पता चलेगा I equal to R। डायरेक्शन से क्या पता, I equal to R तो होगा ही हमेशा। जब तक रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में I इक्वल टू आर होगा। एयर से आया एयर में गया I इक्वल टू आर है। एयर वाटर से आया वाटर में गया I इक्वल टू आर है। लेकिन डेल्टा निकालने बिना नहीं होगा ना। यू नो दिस कि टोटल एंगल 180 है तो मुझे I निकालना है तो आई हैव टू फाइंड फर्स्ट डेल्टा। करेक्ट, गुड। सो विल स्टॉप हियर।